जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बड़ी जबरदस्त खबरें आपके सामने लेके आऊंगा। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार कर्मचारी हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं या आम नागरिक हैं, तो आपको चुनना होगा कि कौन सी बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है। आरबीआई ने हाँ जी दोस्तों एक गाइडलाइन जारी की, 3 बैंकों पर भरोसा किया। आखिर कौन सी बैंक है, इसके बारे में बात करूंगा। और मैं कर्मचारियों को बात करूंगा, क्या केंद्रीय कर्मचारियों की 2 साल सर्विस बढ़ गई है। हाँ जी दोस्तों, इसके ऊपर क्या है पीआईबी फैक्ट चेक, इसके बारे में पूरी खबर। और दूसरी बात करूंगा, देश के यदि कोई भी कर्मचारी हैं उन्हें 300 दिन नहीं 300 दिन से ज्यादा यदि आप अपनी लीव इनकेस करते हो, अवकाश आप जाकर के जमा करते हो, तो उसका आपको लाखों का होगा फायदा। और 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट निकल के आई दोस्तों। ये समय की जरूरत है बढ़ती हुई महंगाई में। ये सारी खबरें लेकर आपके साथ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू करूंगा, आखिर क्या है आरबीआई का खुलासा, कहां आरबीआई कर रही भरोसा, किसको दे रही है क्रेडिट, कौन सी वो बैंक है जिनमें आपका पैसा सुरक्षित हो सकता है। हर कोई चाहता है मेरी पेंशन का हो, मेरा पेमेंट का हो। यदि किसी के पास कुछ पैसा होता है, हर कोई चाहता है कौन सी बैंक में लगाऊं, जहां पर कहां मैं इन्वेस्टमेंट करूं जहां पर फायदा हो। और ये हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो आरबीआई ने किन बैंकों का नाम लिया, तो दोस्तों देखते रहिए युग चरण चैनल। तो दोस्तों खबरें शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने इन 3 बैंकों को भारत में सबसे सुरक्षित घोषित किया। हाँ जी दोस्तों, ये खबर है, आप देख सकते हो, पूरी खबर है 15 नवंबर की। आरबीआई ने 2015 में इन महत्वपूर्ण संस्थानों की पहचान शुरू की थी और उनका बाद में सर्वे कराया। और अब रिपोर्ट दी है कि कौन सी 3 बैंक हैं जहां पर भरोसा और सुरक्षित हैं। आप समझ सकते हो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को देश के सबसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के रूप में पहचाना है। आप समझ सकते हो कि आरबीआई ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को सबसे महत्वपूर्ण भरोसेमंद साबित किया है। उन्होंने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसबीआई के रूप में नामित किया। बुधवार को इसकी घोषणा की पुष्टि की गई और तीनों संस्थान बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये आपको भरोसा लग गया होगा, दिखना हो गया कि मैं अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करूं। यानी फ्यूचर में कुछ भी डिजास्टर होता है, कुछ समस्याएं होती हैं, तो ये बैंक है वो झटका ले सकती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि इनके पास इन बैंकों को 2023 में डीएसबीआई के रूप में मान्यता दे दी गई थी, लेकिन अपने विशाल आकार और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्व के कारण इन्हें एक बार फिर देश के वित्तीय परिदृश्य में सबसे आगे रखा गया है। 2023 के बाद यानी 1 साल में उन्होंने अपना जो आकार बढ़ाया और अपना जो ट्रांजैक्शन इतना बढ़ा दिया है कि उन पर भरोसा किया जा सके। और उन्होंने कहा है कि डीएसबीआई को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि उनकी विफलता का देश की वित्तीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से व्यापक व्यवधान पैदा हो सकता है। ऐसे में सरकार नियामक उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें विफल से रोकने के लिए उपाय किए गए और सरकार भी उनका सपोर्ट करेगी। और ये कौन कौन से आंकड़े होते हैं बैंकों की, सीईटीआई आवश्यकताएं और बकेट के क्या क्या चीजें, आप इस खबर को पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, जैसा कि खबरें चल रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की 2 साल सर्विस बढ़ चुकी है, उसके पीआईबी फैक्ट चेक आज का निकला है। और दोस्तों डीएनए वेरीफाई क्या करता है, क्या केंद्रीय कर्मचारियों की 2 साल आयु बढ़ गई है, यानी 2 साल वो सेवा कर सकते हैं, क्या 60 साल से 62 कर सकते हैं, क्या 2 साल सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसकी हकीकत क्या थी, आखिर ऐसा क्या चीज थी, क्या कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई थी, ऐसी खबर चल रही थी। लेकिन इसके जो किस वजह से ये बढ़ रही थी, इसके पहले चीज इसको समझना होगा दोस्तों। रिटायरमेंट आयु बढ़ने के कारण सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहां यह 61.4 वर्ष थी, वहीं 2024 में बढ़कर 72.24 वर्ष हो गई। यानी उन्होंने कहा कि एक भारतीय व्यक्ति है जो पहले लगभग 62 साल जिंदा रहता था, अब वो 72 साल हो गया है, तो क्यों न उससे 2 साल और काम कराया जाए। पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट था अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत। सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं से अधिक समय तक काम लिया जा सकता है। दोस्तों उन्होंने कहा एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें 2 साल का और मौका दिया जाए, ताकि उन्हें पेंशन बाद में जाएगा तो पेंशन बोझ भी कम होगा। पेंशन बोझ कम करना, रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशनर पर जो खर्चा होगा वो कम होगा। और प्रशासनिक सुधार, अनुभवी कर्मचारियों के साथ रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और उन्होंने कहा काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। और इस स्कीम का नाम था, आप समझ सकते हैं, योजना का नाम था रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना।
लागू होने की तिथि थी 1 अप्रैल 2025। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी थी 2 साल। नई रिटायरमेंट आयु थी 62 वर्ष। लाभार्थी सभी केंद्रीय कर्मचारी। लाभ 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका। उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों को इससे लाभ लेना। तो आप देख सकते हो कि पीआईबी फैक्ट चेक में ये बिल्कुल फेल हो गया, यानी ये फेक पाया गया है। यानी जो लॉजिक दिया गया था, जो आंकड़े दिए गए थे कि जो कैबिनेट बैठक में ऐसे मंजूरी मिल गई है, तो ये पूरी तरह निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। और इसी तरह आपने डीएनए वेरीफाई, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़कर 62 की जा रही है? जानिए क्या है सच्चाई। वायरल नोटिस के अनुसार यह निर्णय 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। कर्मचारियों को अतिरिक्त 2 साल तक काम करने की अनुमति देगा। यह भी फैक्ट चेक में आप समझ सकते हो, ये आप बिल्कुल इसको आधारहीन, तथ्यहीन पाया गया, यानी इसके ऊपर विराम लग गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ। यदि आप खुशखबरी, यानी हाई कोर्ट का आदेश है कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी है, राज्य सरकार कर्मचारी है, जैसे कि वो सेवा करता है और सेवा के समय अपनी छुट्टी जमा करता है और जमा हुई छुट्टी का उसको अतिरिक्त पैसा मिलता है। अभी तक ये नियम था कि कोई भी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी 300 दिन अपनी स्वेच्छा से छुट्टी जमा करा सकता है। लेकिन दोस्तों आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और कहीं ऐसी जगह है, व्यस्तता के कारण सरकार या उनका जो सिस्टम है, जो उनका विभाग है, उन्हें पूरी छुट्टी नहीं दे पाता है, तो लोगों की 300 दिन की जगह 400-500 दिन छुट्टी जमा हो जाती है। लेकिन रिटायरमेंट के जाने के समय उन्हें सिर्फ 300 दिन का लाभ मिलता है। तो इसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, सरकार को कहा है कि नहीं, ये आपकी मनमानी मनमर्जी नहीं चलेगी, ये तो उनका जितना अवकाश जमा हुआ उसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये खबर मैं कवर करूंगा, उससे पहले मैं आपसे फिर दोबारा अपील करता हूं कि चाहे केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप व्यवसायी हैं, देखते रहिए युगचरण चैनल। हर प्रकार की खबरें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस खबर को लेकर। खुशखबरी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला बना देश भर के लिए मिसाल, रिटायरमेंट तक जुड़ेगा अर्जित अवकाश। देश भर के लिए बनाए मिसाल। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को अर्जित अवकाश, यानी कहते हैं अर्निंग लीव बोलते हैं, रिटायरमेंट तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का 5 अक्टूबर का फैसला देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकारों के लिए मिसाल बन गया है। इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अभी तक क्या था नियम? कोर्ट में लगाई याचिका, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। और क्या है इस आदेश के मायने, जो कि मैंने आपके सामने एक एक चीज को दोबारा शेयर कर रहा हूं, आप समझ सकते हो कि इन्होंने कहा है। बता दें कि सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की एनुअल लीव जमा कर सकते थे और उसमें टोटल उन्हें 300 दिन की छूट थी। कोर्ट में इस चीज को लेकर याचिका लगाई गई, वो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है अगर कर्मचारी उसका उपयोग नहीं करता है तो लैप्स नहीं होगा। 5 अक्टूबर के इस आदेश से केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी खुश हैं। क्या है इस आदेश के मायने, यानी रिटायरमेंट तक जोड़े जाने वाला, यानी जो 300 दिन की आपकी छुट्टी है, यदि आपने 400 किया है, 500 किया है, तो लाखों का जो फायदा है वो आपको मिलेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि उसमें आपकी बेसिक पे और उसके साथ आपका करंट डीए होता है, और दोनों को जोड़ करके 30 से डिवाइड करके नंबर ऑफ जो आपकी लीव इन केस जो दिन है उसको गुणा करने पर जो आपका लाभ मिलता है वो आपके खाते में आता है। तो दोस्तों यदि आपने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है, त्याग किया है, तो उसका फायदा मिलेगा। और माननीय इस हाईकोर्ट का आदेश का हम स्वागत करते हैं। और एक और बात, 8वां वेतन आयोग, सबको है इंतजार। बढ़ती हुई महंगाई की मार से परेशान है कर्मचारी, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे आप राज्य सरकारी कर्मचारी। आप देख सकते हो क्या हालत बना रखी दोस्तों। उसमें कहा गया है हाल ही में भारत में ऐसी खबरें आई जिसमें नए वेतन आयोग के गठन की संभावना के संकेत दिए गए हैं। इन खबरों का आधार संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा कैबिनेट सचिव और वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 8वें वेतन आयोग के शीघ्र गठन का अनुरोध किया। इसके मांग के पीछे उन्होंने कहा कि 10 साल पूरे हो चुके हैं और ना ही सरकार ने 50% डीए को मर्ज किया है, ना ही कोई फिटमेंट फैक्टर या अकॉर्ड फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रही, ना ही 8वें वेतन आयोग के गठन की उन्होंने घोषणा की है। तो इस बात को संशय लेकर के उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई महंगाई में इसकी जरूरत है। उम्मीद की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि कुल महंगाई भत्ता 50% होने के साथ फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि होगी और विलय से केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन अभी भी सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले। लगातार बढ़ती हुई महंगाई में सब लोग परेशान और इंतजार कर रहे हैं आखिर कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन, जैसा कि 1 जनवरी 2026 से लागू है। लगातार केंद्रीय कर्मचारी संगठन हर प्रकार की कोशिश कर चुके हैं, माननीय वित्त मंत्री को अपना ज्ञापन दे चुके हैं,
वित्त सचिव से सीधी बात कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और इस प्रकार कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। उन्होंने कहा है, सीधा सीधा कहा है कि इस स्थिति में सरकार को 8वीं वेतन आयोग की घोषणा के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए था। दोस्तों, ये थी खबरें। बने रहिए युग चरण चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।